हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे पाठानुसंधान के 6वें भाग में। इसमें आपको आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि पहले बता चुके थे आपको कि उसके जो उसका भाग था उसमें ये बताई थी कि सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है, और जिसमें संग्रह ग्रंथों के बारे में आपसे जिक्र किया था, टीका ग्रंथों के बारे में जिक्र किया था, अनुवाद और लक्षण ग्रंथ, विवेचन ग्रंथ, इसी क्रम में अंतिम में था आधार ग्रंथों के बारे में आपसे बातचीत की थी। अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं सामग्री संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों में सबसे पहली है कि जब आप प्रतियां इकट्ठी कर लेते हैं तो उनमें से एक एक के पन्ने को क्रमशः लगाना चाहिए, यानी जो पेज का क्रम है, जो पन्नों का क्रम है, उसको व्यवस्थित रूप से लगाना चाहिए और तब उसकी गणना करनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि लेखन सामग्री तथा लेखन काल की परीक्षा भी आपको करनी है, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा बिंदु है शब्द विग्रह। तो पहले क्या होता था, जो हस्तलिखित प्रतियों में एक शब्द दूसरे से इस तरह से लिखा जाता था, इतना पास पास लिखा जाता था, यानी इतना सटा सटा के लिखा जाता था कि उसमें क्या होता था कि उसको अलग करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता था। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुराने समय में जो विराम चिन्हों का ज्ञान है, ये संपादक के लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आज जैसे विराम चिन्ह पहले नहीं थे, आज जैसे हैं वैसे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। पांचवा बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण है संकेत। तो पहले जिस शब्द को 2 बार लिखना होता था उसके ऊपर 2 नंबर 2 का अंक लिख देते थे, और हाशिए में ग्रंथ का नाम संक्षेप में दिया जाता था। जैसे कोई भी रचना हो, जैसे रामचरितमानस, तो रा फिर एक बिंदु, फिर च बिंदु, फिर माँ, फिर बिंदु। संस्कृत में प्लुत के उच्चारण के लिए 3 की जो गिनती है, जो अंक है, उसका संकेत प्रयुक्त होता था। अब यहाँ हम बातचीत कर लेते हैं। ये तो हुई बात कि सामग्री संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सामने, वो ये है कि प्रतिलिपिकार के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे कौन से गुण हैं जिसके आधार पर प्रतिलिपिकार को आप सही ठहरा सकते हैं, एक आदर्श प्रतिलिपिकार के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली है विषय से संबंधित जानकारी, दूसरी है प्रामाणिकता, और तीसरी है सावधानी। अब आपको इसमें करना क्या है कि इसमें इन तीनों में देखेंगे कि एक व्यक्ति में तीनों गुण होना संभव नहीं है, हो भी सकते हैं, क्योंकि हर आदमी में हर क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है आपका प्रामाणिकता। तो हम यहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आप रखेंगे प्रामाणिकता को। इसका अर्थ है कि जो पाठ उसकी आदर्श प्रति में प्राप्त हो, उसे आपको करना है ज्यों का त्यों, या एज इट इज, बिना किसी परिवर्तन के अपनी प्रतिलिपि में प्रस्तुत करे। यानी जो प्रतिलिपि उसे मिली है उसको वो जैसी मिली है उसी तरह से उसको हूबहू कॉपी करना है। अपनी ओर से न कुछ जोड़ना है और न कुछ घटाना है। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर कोई टूटी फूटी प्रतिलिपि का पाठ प्रस्तुत करना है तो टूटे फूटे अंशों को उसी भांति खाली छोड़ देना चाहिए। यदि वह चाहे तो उसका उल्लेख टिप्पणी में भी कर दे कि वे टूटे फूटे अंश मिले। दूसरा है प्रतिलिपिकार अपनी प्रामाणिकता इस प्रकार व्यक्त करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कहते हैं कि यादृशम पुस्तकम दृष्ट्वा तादृशम लिखितम मया, यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोषो न विद्यते। हिंदी ग्रंथों के प्रतिलिपिकार क्या कहते हैं कि जैसी प्रति पोथी लिखी तैसी लेई उतार, भूल चूक जो होए कछु लीजो सुजन सुधार। यानी जो मुझे प्रतिलिपि मिली मैंने उसको वैसे ही उतार लिया है। आप जो विद्वान लोग हैं इसमें अपने अनुसार संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है इसमें सावधानी क्या रखनी है
यह भी देखा जाता है कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शब्द हैं, कुछ मात्रा हैं, कुछ वाक्य हैं या कुछ छंद हैं, ये असावधानी के कारण बड़ी सरलता से छूट जाते हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी हो जाती है। तो शब्दों की, वर्णों की, छंदों की पुनरावृत्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि उस प्रति में भी दोष आना लाजमी है। ठीक है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि विषय से संबंधित जानकारी, जैसे उस समय की भाषा और लिपि को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप किसी रचना के बारे में उसकी भाषा और उसकी लिपि को नहीं जानेंगे तो वो काम अधूरा ही रहेगा। अब हम यहाँ एक बात और आपसे साझा करना चाहेंगे, वो ये है कि हस्तलिखित ग्रंथों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं जिनके आधार पर आप उनको अलग कर सकते हैं। तो उसमें देखिए, हस्तलिखित ग्रंथों की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली है लिखने का ढंग, यानी लिखने का तरीका। नागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बात हम अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। और फारसी लिपि की अगर बात करें तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और चीनी लिपि जो है वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। लेकिन कुछ प्रतियां तिरछी भी लिखी जाती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की जो पद्मावती की सचित्र प्रति में ऐसा मिलता है। दूसरी बात है इसमें सीधी पंक्ति, शिरोरेख का अभाव और मिले हुए अक्षर। प्राचीन लिपि सीधी पंक्ति में तो लिखी जाती थी लेकिन शिरोरेख का अभाव होता था। ऐसे समय ग्रंथों में के पढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा न करने पर आप गलती कहाँ करेंगे? गलती करेंगे जैसे मान लीजिए कि माँ लिखा है और भा पढ़ लेंगे, भा लिखा है तो माँ पढ़ सकते हैं, घ को ध पढ़ सकते हैं और ध को घ पढ़ सकते हैं। एक और वर्ण है इसमें व को कभी कभी र और व रव लिखा है तो उसको ख भी पढ़ सकते हैं। पहचानना कठिन हो जाएगा और इसमें अनेक अशुद्धियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि अलग अलग लिपियों में अलग अलग ढंग से लिखते हैं और अलग अलग तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विराम चिन्ह। 5वीं शताब्दी के आसपास केवल एक ही विराम चिन्ह प्रचलित था, वह वर्तमान विराम चिन्ह जैसा था। कभी कभी इसे क्या करते थे, जो लोग लिखते थे उसको अर्धचंद्राकार भी बनाते थे। अर्धचंद्राकार आप समझ रहे होंगे, जो चंद्रमा गोल होता है उसका आधा पीस कर दीजिए, काट करके आधा हो जाएगा। कभी कभी अंकों एवं मंगल चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्ह के स्थान पर किया जाता था। यानी कोई प्रतिलिपिकार है, तैयार कर रहा है, तो विराम चिन्ह की जगह वो मंगल चिन्हों का प्रयोग कर देता था। अब इसमें क्या है, पृष्ठ संख्या की बात करें तो प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या नहीं लिखी जाती थी, लेकिन कहीं कहीं ये संख्या अंकों में तथा शब्दों में दोनों में होती थी। 5वां है संशोधन। छूटे हुए पाठ को आपको दर्शाना है, इंगित करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, छूट के स्थान पर काकपद यानी उल्टा वी जो है उसको बना दिया जाता था। ऊपर या हाशिए में छूटा शब्द लिख दिया जाता था। धोखे से एक अक्षर के लिए दूसरा अक्षर लिख जाता था तो उस अक्षर पर W का निशान लगा दिया जाता था। 6वीं बात इसमें एक और महत्वपूर्ण है, संकेताक्षर, यानी हस्तलेखों में कुछ प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त संकेताक्षरों का प्रयोग होता था। जैसे संवत लिखना है तो पूरा नहीं लिखेगा, सिर्फ ऊपर बिंदी आगे गोल बिंदी। संबंध लिखना है तो पूरा नहीं लिखेगा, स लिखेगा ऊपर बिंदी आगे बिंदी, संब लिख के आगे। ग्रीष्म लिखना है तो ग्रीष्म लिखने ग्री लिखेगा और आगे बिंदु लगा देगा। हेमंत लिखना, हे लिखेगा फिर बिंदु लगा। दिवस में दे लिखेगा फिर बिंदु लगा देगा। शुक्ल पक्ष में सु लिखेगा, द्वितीय में द्वि लिखेगा। मंगल प्रतीक से आरंभ। पुराने शिलालेखों हस्तलेखों में आप देखेंगे ध्यान से तो एक बात पाएंगे बड़ी मज़ेदार है कि रचना के प्रारंभ में स्वास्तिक अथवा मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे सिद्धम, इष्ट सिद्धम,
स्वस्ति, श्री, ओम आदि का प्रयोग किया जाता था। पुरानी जो पांडुलिपियाँ आप उठाएंगे उनमें ये बात आपको देखने को मिलेगी। साथ में प्रशस्ति शिलालेखों या ग्रंथों में रचना के प्रारंभ में उस व्यक्ति की प्रशस्ति की परंपरा मिलती है, जिससे उसे दान मिलता था, सहायता मिलती थी, मदद मिलती थी। क्या करता था, कुछ समय बाद यह कार्य रूढ़ हो गया कि उसी व्यक्ति की प्रशस्ति की जाती है। कहा भी जाता है कि सबके पेट पाए होते हैं, यानी जहाँ पेट भरा जाता है वहीं आदमी उसी की ओर झुकाव हो जाता है। 8वां है पुष्पिका। ये क्या होती है? ग्रंथ के अंत में समाप्ति सूचना के लिए साधारणतः कमल का पुष्प बना दिया जाता था। यानी जहाँ पर आपकी पुस्तक समाप्त होती है, आपका ग्रंथ समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए कि अब यहीं पर ये समाप्त होता है, उसके लिए कमल का पुष्प बना दिया जाता है। इसके दोनों ओर कुछ रचनाएं, जैसे रचयिता का नाम, रचना काल, रचना का उद्देश्य, प्रतिलिपिकार का नाम, प्रतिलिपि काल आदि भी लिखा मिलता था। जैसे आपने देखा होगा आजकल एक बहुत सामान्य सी बात है, आपने देखा होगा कोई भी रेलगाड़ी होती है, उसके अंतिम जो डिब्बा होता है उसके पीछे क्रॉस का निशान लगा होता है। इसका मतलब है ये रेलगाड़ी सिर्फ यहीं तक। 9वां है शुभाशुभ। लेखकों एवं प्रतिलिपिकारों के लिए भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे पुस्तक हाथ भर की हो, मुट्ठी भर, 12 अंगुल, 10 अंगुल, 8 अंगुल की भी होनी चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर उचित फल नहीं प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अंधविश्वास और परंपराएं लोगों ने अपने ग्रंथों में ठूस ठूस के भरी हुई। पुस्तक ताड़ पत्र पर लिखी होती थी, कहीं स्वर्ण पत्र पर, कहीं ताम्र पत्र पर, कहीं पत्थर पर आदि पर लिखी जाए, अन्य किसी पर लिखने से उसकी दुर्गति ही होगी। बड़ा अजीब व गरीब है हमारा भारत देश, जहाँ हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वहाँ शुभ अशुभ नहीं देखा जाता, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वहाँ भी शुभ अशुभ नहीं देखा जाता, और जब व्यक्ति वृद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तब भी शुभ अशुभ नहीं देखा जाता। लेकिन कुछ लोगों ने अपने धंधे जारी रखने के लिए ऐसी रूढ़ियाँ और परंपराएं लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी बांट दी हैं कि वो उनको चाह कर भी मिटा नहीं सकते। खैर, अब लिपि के विकास की जो कौन कौन सी अवस्था हैं उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और आगे कमेंट कीजिए कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।